बीजेपी का क्या हल हुआ? बीजेपी की अंदरूनी कलह जो है इनको खाई जा रही है। तालमेल की बात आपने की। हनुमान बेनीवाल आपको हर मुद्दे पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और आपके दरमियान जो संबंध हैं उनको लेकर भी मीडिया और तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर चर्चा होती रहती है। आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? क्या आने वाले समय के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि किसान जो कर्जे से मुक्त होगा तभी किसान जो ना आगे बढ़ सकता है। गहलोत साहब जाट नेताओं को साइड बाय साइड करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ओला जी को ले लिया जाए या मदेरणा जी को ले लिया जाए। अब कि हमारा किसान जब तक उद्यमी नहीं बनेगा तब तक किसान जो है ना सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। तो 2018 से पहले जब विधानसभा के चुनाव थे हमने ये घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनते ही हम प्रदेश के किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। और हमने 10 दिन के अंदर, आपको पता होगा राहुल गांधी जी आए थे आपके विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर, उसमें हमने फिर उनको बुलाया था जब कर्जा माफ़ किया। आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का किसान एक अलग साख और अलग पहचान बनाने का काम कर। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मिल और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। हमारे साथ इस एपिसोड में बने हुए हैं किसानों की बात करने वाले, किसानों को कमतरी से बेहतरी की ओर ले जाने का सपना संजोने और देखने और उसे पूरा करने की पूरी कुव्वत रखने वाली शख्सियत हमारे साथ आज बनी हुई हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ राजस्थान स्टेट एग्रो एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान से राज्य मंत्री के रूप में हमारे साथ रामेश्वर लाल जी डूडी बने हुए हैं। इनसे सबसे पहले हम यही सवाल करना चाहेंगे कि वो कौन सी योजना है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बेहद ही खास और आम होते हुए भी उसे तवज्जो दे रहे हैं, क्या कहें? देखिए, इसमें यह है कि हमारा जो अभी राजस्थान के अंदर ये बोर्ड नया गठित हुआ है, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। उस बोर्ड का तात्पर्य, उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य कि राजस्थान प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो। और 2019 की जो पॉलिसी हमने बनाई, उस पॉलिसी के अंदर हमारे इस बोर्ड का ध्येय और लक्ष्य कि हमारा किसान जब तक उद्यमी नहीं बनेगा तब तक किसान जो है ना सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। तो उसी तर्ज पर आज हमने सीकर के अंदर इस बोर्ड की मीटिंग करी, एक किसान समाज रखा। इसमें पूरे सीकर जोन के अंदर सीकर जिला है, झुंझुनू है, नागौर है, उनके जितने भी जो प्रगतिशील किसान थे, जितने भी जो जैविक खेती के अंदर जो है नवाचार करने वाले किसान थे, और जितने भी किसान जो है ना जो किसानी से एक उद्यमी बने, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उन्होंने डेवलप करी, वो जो है ना सारे उद्यमी आए। उनके साथ एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने चर्चा करी और उनकी समस्याएं हैं, उनके सुझाव हैं। उन सुझावों और उन समस्याओं को हम समय रहते निवारण करने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ कर के पूरे राजस्थान के अलग अलग जो है इलाके के किसानों की ये समस्याएं हैं, ये दिक्कत है, और उन सुझावों को हम प्रायोरिटी पर रखकर उनको कंपाइल करके उन सुझावों को लागू हो प्रदेश के अंदर। इस तरीके की व्यवस्था जो है ना हम इस बोर्ड के माध्यम से हमारी सरकार के साथ में बैठ के करने जा रहे हैं। कृषि प्रोडक्ट को लेकर जो कृषि विपणन की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में देखी जा रही है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या देखो, सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे सामने जो आ रही है कि किसान की फसल का उसको उचित मूल्य मिले। एमएसपी प्राइस तय है, लेकिन किसान को जो है ना एमएसपी प्राइस पे भी उसको पैसा नहीं मिल रहा। आज किसान को किस तरीके से उचित मूल्य मिल सकता है, इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ध्येय यह है कि किसान की फसल उसको उचित मूल्य तभी मिलेगा जब उसको मार्केटिंग मिलेगी, अच्छी मार्केटिंग होगी, अच्छी उसको जगह मिलेगी, और एंड यूजर तक सीधा डायरेक्ट जो है ना किसान अपना माल जो है ना देगा। तब किसान की आय जो है ना दुगनी नहीं 4 गुनी हो सकती है। और इसी लक्ष्य के साथ में, इसी सोच और विचार के साथ में हम आने वाले समय के अंदर राजस्थान प्रदेश के किसान को उद्यमी बनाकर और डायरेक्ट उसको मार्केटिंग, उसकी फसल तुरंत बिके, उस फसल का उचित मूल्य उसको मिले, और जब फसल जोतता है तो उसको सही तरीके से खाद मिले, बीज मिले, उसको एक अच्छा जो है एक
खेती के लिए जो ना अच्छा एक माहौल मिले, ऐसी व्यवस्था हम प्रदेश के किसान के लिए करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत करने का है। पिछला 22-23 का जो हमने बजट पेश किया राजस्थान की विधानसभा में, हमने पहले घोषणा कर दी थी कि ये 22-23 का जो बजट है वो पूरा का पूरा बजट प्रदेश के किसान की विभूति के लिए समर्पित होगा। और उस बजट के अंदर हमने करीब 78,000 करोड़ रुपए हमने प्रदेश के किसान की मजबूती के लिए, किसान की तरक्की के लिए और किसान की सशक्तिकरण के लिए हमने जो उस बजट के अंदर प्रावधान रखा। आज 78,000 करोड़ रुपए हम उन किसान की जो किस तरीके से किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है, किसान को क्या चाहिए, किसान को किस तरीके से हम जो है सुविधाएं दे सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो है बजट हम उसमें लगाकर आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का किसान एक अलग साख और अलग पहचान बनाने का काम करेगा और राजस्थान प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा और राजस्थान प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। आप अध्यक्ष हैं और किसानों की बात करते हैं। आगामी बजट में आपने 78,000 करोड़ का इस बजट का उल्लेख किया। क्या ये मान लिया जाए कि आगामी बजट में कुछ ऐसी आप भूमिका अदा करेंगे जिससे कि संपूर्ण कर्ज माफी की जो बात है वो मुकम्मल हो पाएगी? क्या सोचते हैं? उसमें यह है कि आगामी जो बजट होगा, अभी हमने घोषणा कर दी, उसमें घोषणा हमने करी है कि जो 23-24 का जो बजट होगा उस बजट हमने प्रदेश के युवाओं के जो यूथ है, जो प्रदेश का जवान है, उसके लिए समर्पित किया है। क्योंकि प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो 60% से ऊपर यूथ है, पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारा देश एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश कहलाता है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा युवा कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान देश के अंदर है। तो आने वाला प्रदेश का जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा। हमारे यूथ को किस तरीके से हम रोज़गार की बात करो, उनको कामयाब करने की बात करो, उनको शिक्षा की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे यूथ को भी जो है सही समय पे, सही जगह पे उसको रोज़गार देना है, उसको कामयाब करना है और वो समर्पित होगा। आप जिस तरीके से किसान की कर्जे की बात कर रहे हैं, किसान का कर्जा हमने माफ़ किया है। जो हमारी संस्थाएं थी, चाहे कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटी हो, हमारी जो प्रदेश की जो संस्थाएं थी जिनमें किसान का कर्जा लिया हुआ था, वो सारा का सारा कर्जा हमने किसान का माफ़ किया है। जब 2018 के अंदर हम सरकार के अंदर आए, पिछली बार जब 2018 से पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, हमने ये घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनते ही हम प्रदेश के किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। और हमने 10 दिन के अंदर, आपको पता होगा राहुल गांधी जी आए थे आपके विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर, उसमें हमने फिर उनको बुलाया था जब कर्जा माफ़ किया। कर्जा 10 दिन के अंदर नहीं, कर्जा 2 दिन के अंदर माफ़ कर दिया था हमारी सरकार बनते ही। तो हमने कर्जा माफ़ किया। फिर नेशनलाइज बैंक का जो कर्जा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। नेशनलाइज बैंक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो कर्जा उनको भी हमने लिखा है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट का जो किसान का कर्जा लिया हुआ था वो कर्जा हमने माफ़ किया है। तो क्यों ने जो है, जो हमने जिस तर्ज पे कर्जा माफ़ किया है उसी तर्ज पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश के किसान का कर्जा माफ़ करे। ये हमने लिख के भी दिया है, उसको रिक्वेस्ट भी करी है। और आने वाले समय के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि किसान जो कर्जे से मुक्त होगा तभी किसान जो है ना आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारा ध्येय और लक्ष्य रहेगा कि प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त हो। आप संगठन के एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, बावजूद इसके किसानों की बात भी कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा भी रहे हैं और किसान एक बहुत बड़ा वर्ग इस राज्य के अंदर है जो अहम भूमिका निभाता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लाने में। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपका प्रदेशाध्यक्ष की चर्चा होती है तब भी नाम नहीं आता है, या फिर जो मुख्यमंत्री की बात आती है तब भी कुछ चीज़ें जो हैं वो विपरीत चली जाती हैं? क्या कहेंगे? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। संगठन की बात करो, चाहे पार्टी में जो है ना कोई जिम्मेवारी की बात करो, ये जिम्मेवारी और संगठन की जो बात है ये हमारी पार्टी के आलाकमान तय करते हैं। हमारा संगठन अच्छा चल रहा है, आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारा संगठन अच्छा काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संगठन की और सरकार की आपस में तालमेल है, और संगठन और सरकार आपस में तालमेल से काम करेगी तो नो डाउट राजस्थान के आम जन को जो है ना उसका फ़ायदा होगा। और उसी तर्ज पर
हमारा प्रदेश का संगठन और प्रदेश की सरकार आपस में सामंजस्य से चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एक आरोप लगता है गहलोत सरकार, गहलोत साहब पर कि गहलोत साहब जाट नेताओं को साइड बाय साइड करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ओला जी को ले लिया जाए या मदेरणा जी को ले लिया जाए, इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते? देखो, कांग्रेस पार्टी का आम जो कार्यकर्ता है, चाहे गहलोत साहब हो चाहे कोई दूसरा हो, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो नेता है, वो पूरे पार्टी के विचारों से और पार्टी के मैनिफेस्टो से पूरा जुड़ा हुआ है, उस पर पूरा समर्पित है। हमारा सीधा ध्येय और लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूत हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं खड़गे जी, उनके संदेश को हमें ढाणी तक पहुंचाकर और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, उनके सपनों को हमें साकार करना है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के एक ही ध्येय और लक्ष्य है। इसमें कांग्रेस पार्टी कभी जाति और पांति की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हर तरीके से एकता और संगठन से प्रदेश की मजबूती के लिए और हमारी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तालमेल की बात आपने की। हनुमान बेनीवाल आपको हर मुद्दे पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और आपके दरमियान जो संबंध हैं उनको लेकर भी मीडिया और तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर चर्चा होती रहती है। आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? क्या मैं उस वे में नहीं जाना चाहता। वो पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने विचार है, अपने अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना एजेंडा है। उसमें हमारा सिर्फ एक ही तय है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर, अब हमारा सिर्फ लक्ष्य एक है कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, मैं आपने पिछली बार भी देखा होगा 2013 के अंदर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, सचिन पायलट जो है पीसीसी चीफ थे। हम दोनों ने मिलकर और पूरे प्रदेश के गांव, ढाणी, खेत और खलियान तक हम गए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सपनों को हमने जो है ना साकार करने का काम किया। उनके संदेश को ढाणी, गांव, खेत तक पहुंचाने का काम किया। हमने पूरी मेहनत करी, लोगों के बीच में बैठे, गांव की चौपाल में, किसान में, उसमें कोई जात पात का थोड़ी होता है। हर 36 कौम के साथ में बैठकर हमने उनसे बात करी, उनकी दिक्कत और समस्याओं को हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाया। और उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी का राज था। उस सरकार को हमने घेर के और आने वाले 2018 के चुनाव थे, हम मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनाई। अब हमारा 2023 का, क्योंकि हमने काम किया है। चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात करूं, पूरा देश और पूरा दुनिया इस महामारी की चपेट में आया था। 2 साल जिस तरीके से कोरोना में बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने मैनेज करा। हमने उस यूथ को जो हाथ को काम देने का काम किया। हमने किसी के खाने की, पीने की, रहने की कोई दिक्कत आने नहीं दी। हर तरीके से हमने जो है ना उसको पूरा अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया। और चाहे किसान की बात करो, चाहे यूथ की बात करो, चाहे नौकरियों की बात करो, चाहे बेरोजगारी भत्ते देने की बात करो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर इन 4 सालों के अंदर काम किया है। और आने वाला जो बजट होगा वो यूथ के समर्पित होगा। और 1 साल हमारे पास में पड़ा है। आपने बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती, भारी बहुमत से जीती। बीजेपी का क्या हाल हुआ? बीजेपी की अंदरूनी कलह जो है इनको खाई जा रही है। कांग्रेस अपना जो है एक अच्छे विचार और सोच से राजस्थान प्रदेश के विकास में लगी हुई है। 2023 के अंदर वही वापस हम एकता और संगठन से पूरे मजबूत तरीके से वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और आने वाला राज जो है कांग्रेस का। अंतिम सवाल एक करना चाहेंगे। 2023 की चर्चा हो रही है। 2023 के चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप फिर से विधायक का ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और बड़ा करने का विचार कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है? हमारे करने से नहीं, करने से नहीं होता है। हमारे आला कमान क्या तय करते हैं। जो आला कमान हमें जिम्मेवारी देंगे, उस जिम्मेवारी को मैं बेखूबी निभाना। आपने समय दिया, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो ये थे रामेश्वर जी डूडी, जिन्होंने अपनी बात कही, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाक होकर अपनी बात कही है। फिलहाल कैमरामैन मनोज खीचड़ के साथ खबर गवाह पर इतना ही। बने रहें खबर गवाह पर। दीजिए इजाज़त। जोहार।